अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चे, आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में पढ़ने लगे हैं, विच इज़ द एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग। कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मतलब अगर हम रिपीटेडली कोई प्रोसेस या फंक्शन सेम तरीके से कर रहे हो तो उनकी रिजल्ट्स में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आते हैं, अगर उनकी कॉस्टिंग हम कर रहे होते हैं तो दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग। जिसके दो एग्जांपल्स थे, सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ने लगे। अब प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ की जाती है? देखो बच्चे, यहां पे लिखा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज द मेथड that identify the individual cost of each particular process of production। मतलब जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो प्रोडक्शन के एक एक प्रोसेस के लिए अलग अलग कॉस्टिंग करना, दिस इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब जब आप एक एक प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट फाइंड कर रहे हो तो दिस इज नोन एज प्रोसेस कॉस्टिंग। अब बच्चे, प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पे की जाती है? जब आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एक से ज्यादा प्रोसेस में तैयार होते हो। अब कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐसे होते हैं कि वो एक प्रोसेस में नहीं तैयार हो पाते, मुख्तलिफ प्रोसेसेस में से गुजारना पड़ता है उनको तैयार करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री है जिसमें जूस बनता है, ठीक है? तो पहले प्रोसेस में उस जूस के लिए पानी को प्योरीफाई किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, फिर वहां से निकाल के उसको प्रोसेस 2 में डाला जाता है जहां उसमें टेस्ट ऐड किया जाता है। फिर वहां से निकाल के जब वो प्रोसेस 2 खत्म हो जाए तो वहां से निकाल के प्रोसेस 3 में डाला जाता है जहां पे उसमें कलर ऐड किया जाता है। और जब प्रोसेस 3 कंप्लीट हो जाए तो वहां से निकाल के प्रोसेस 4 में हम उसकी पैकिंग करते हैं। तो 4-5 प्रोसेस से गुजर के ये प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो ऐसे प्रोडक्शन जब आप कर रहे होते हो जिनको कंप्लीट करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसेसेस में से गुजारना पड़ता है, उस जगह उस इंडस्ट्रीज में आप प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हो। यहां पे हमने यूजेज के बारे में लिखा है कि इट इज यूज्ड वेयर गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन मोर देन अ सिंगल प्रोसेस एंड रिजल्ट इन कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय सीमेंट, ऑयल, पेंट, केमिकल, टेक्सटाइल एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज। देखो कि जो यहाँ पे सीमेंट और ऑयल लिखा हुआ है ना, अब ये ऐसी चीजें हैं जो एक प्रोसेस में तैयार नहीं होती। फॉर एग्जांपल ऑयल की एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। ऑयल के लिए पहले प्रोसेस में आपको माइनिंग करनी होती है, ठीक है? जमीन में ड्रिलिंग करनी होती है। फिर वहां से प्रोसेस 2 में एक्सट्रैक्शन होती है बहुत सारे मिनरल्स की। प्रोसेस 3 में आप उन मिनरल्स को सेपरेट करते हो, पैराफिन अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग, पेट्रोल अलग। फिर प्रोसेस 4 में उसको साफ किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, डिस्टिल किया जाता है। प्रोसेस 5 में उसकी पैकिंग होती है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसे कहते हैं? कपड़े वाले। अब जहां कपड़ा बनता है उसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। पहले प्रोसेस में धागा बनाना पड़ता है, दूसरे प्रोसेस में उस धागे से कपड़ा बनता है, फिर कपड़े को कलर दिया जाता है, उस पर डिजाइनिंग की जाती है, मुख्तलिफ प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब बेवरेजेस किसे कहते हैं? जो लिक्विड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसे बेवरेजेस कहते हैं, जैसे जूस, पेप्सी वगैरह वगैरह, ये सारे बेवरेजेस है। एक और इंपॉर्टेंट पहचान प्रोसेस कॉस्टिंग की ये है, इट इज यूज्ड वेयर गुड्स और सर्विसेज आर आइडेंटिफाइबल एज अ होल बट हैज अनआइडेंटिफाइबल कॉस्ट यूनिट। आसान लफ्जों में बता रहा हूं बच्चे, हर उस इंडस्ट्री में जहां पे आपको अपना कॉस्ट यूनिट मालूम ना हो रहा हो ना आसानी से, वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे। अब अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि सर जूस का भी एग्जांपल दिया, पेट्रोल का एग्जांपल दिया, पेप्सी का एग्जांपल दिया, तो उसका तो हमें पता होता है कि 1 लीटर पेप्सी या जूस या पेट्रोल कितने का मिलता है। बच्चे, मैंने यहाँ पे कहा ना कि जब प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो एज अ प्रोडक्ट आप उसे सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन जिस वक्त ये बन रहा था, फॉर एग्जाम्पल जब आप जूस बना रहे थे, प्रोसेस 1 में आपने पानी डाला प्योरीफाई करने के लिए। अब उसको हीट दोगे प्योरीफाई करने के लिए ना मुख्तलिफ तरीकों से, तो हीट देने से उसमें से कुछ पानी एवेपोरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है ना। अब आपको क्या मालूम है कि कितना लॉस होगा? नहीं, आपको मालूम नहीं है, ठीक है? नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। ये सारे क्या है, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, लेकिन अब के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूं कि देखो इन मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते वक्त यहां बहुत सारे वेस्टेज होती है, अक्सर लॉसेज होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि इस प्रोसेस के एंड पे मुझे एग्जैक्ट आउटपुट कितना मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस 1 से जो आउटपुट आएगा वही प्रोसेस 2 का इनपुट होगा, प्रोसेस 2 से जो आउटपुट आएगा वही प्रोसेस 3 का इनपुट होगा। तो जब आपको अपने आउटपुट का पता ही नहीं है कि मुझे कितना आउटपुट मिलेगा इस प्रोसेस में से, पहले से आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो देखो कॉस्ट यूनिट तो आप तब सेट करते हो ना
जब आपको पता हो कि टोटल कॉस्ट कितनी है, उसको डिवाइड करते हो टोटल यूनिट्स पे, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाती है। लेकिन जब आपको टोटल यूनिट्स मालूम ही नहीं है कि इस प्रोसेस के एंड पे हमें एग्जैक्ट कितने यूनिट्स मिलने हैं, तो आप अपना कॉस्ट यूनिट कैसे सेट कर सकते हो? तो यहां पे आसानी से आप अपना कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हाँ, प्रोडक्ट एक बार तैयार हो जाए तो प्रोडक्ट को सेपरेटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चे। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में बच्चे आपने एक ख्याल रखना है, एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका इनपुट है ना, मतलब जिस भी प्रोसेस में आप कुछ इनपुट करते हो, मटेरियल डालते हुए, उस पर लेबर का खर्चा होता है, एक्सपेंसेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट मैंने 1000 लीटर पानी मैंने इनपुट किया, तो वो एग्जैक्ट आउटपुट के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और किया जाता है कि सर अभी थोड़ी देर पहले आप कहते थे कि इसमें लॉसेज होते हैं, वेस्टेज होती है, लेकिन यहाँ आप कह रहे हो कि इनपुट आउटपुट के बराबर होनी चाहिए। देखो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो आउटपुट जो फिनिश गुड्स की शक्ल में आई है और वो आउटपुट जो लॉस की शक्ल में यानी वेस्टेज की शक्ल में आई, इन दोनों को मिला के जो आउटपुट बनता है वो इनपुट के बराबर होना चाहिए। इस पॉइंट में मैंने इस दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा है, अक्सर इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत मसला होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 या 1000 लीटर्स पानी इनपुट किया, उसको प्योरीफाई किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, ठीक है। उसमें से 950 लीटर्स हमें साफ होके पानी मिल गया, बकाया 50 लीटर्स जो पानी है ना वो एवेपोरेट हो गया, तो वेस्टेज हो गई कि नहीं। अब ये जो लॉस हुआ है और जो फिनिश गुड्स है, इन दोनों को मिला के टोटल आउटपुट कितना बनता है? 1000 लीटर्स, और वो एग्जैक्टली 1000 लीटर जो हमने इनपुट किया था उसके बराबर है कि नहीं। तो हमारा इसी तरह फिनिश गुड्स जो मतलब यूनिट्स प्रोसेस 2 में अभी ट्रांसफर होंगे, ठीक है, वो प्लस जो हमारा लॉस हुआ है, इन दोनों को मिला के टोटल जितना आउटपुट है वो एग्जैक्ट इनपुट के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग ठीक नहीं है, आपका प्रोसेस अकाउंट ठीक नहीं बना बच्चे। अब हम सीखते हैं कि भाई प्रोसेस अकाउंट बनाया कैसे जाता है बच्चे। देखो, आप जब भी किसी प्रोसेस पे कुछ इनपुट करते हो, मटेरियल या लेबर या एक्सपेंसेस, तो आपका खर्चा ही हो रहा है ना, आप एक्सपेंस कर रहे हो ना। अब एक्सपेंस किस नेचर का होता है? डेबिट नेचर का, तो प्रोसेस अकाउंट भी डेबिट नेचर का होगा, ठीक है बच्चे। इसकी ओपनिंग डेबिट साइड पे और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे होगी। फॉर एग्जाम्पल विदाउट लॉस के लिए पढ़ रहे हैं, वो प्रोसेस जिसमें आपको कोई लॉस ना हो, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपको हर बार लॉस ही होगा, बगैर लॉस वाले प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले वो प्रोसेस अकाउंट बनते हैं जहां पे आपको लॉस नहीं हो रहा। आपने मटेरियल इनपुट किया 160 केजी का। अब यहां पे यूनिट्स जो लिखे हुए ना बच्चे, यहां पे वो फिनिश यूनिट्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, फिनिश गुड वाली यूनिट्स। यहां यूनिट का मतलब मेजरिंग यूनिट। अब देखो, टमाटर को मेजर करने का यूनिट क्या है? किलोग्राम। आलू किलो के हिसाब से बिकते हैं, लेकिन केले, बनाना जो है वो डजन के हिसाब से बिकते हैं कि नहीं, जिसे उर्दू में दर्जन कहा जाता है, ठीक है, कि 1 दर्जन केले या 2 दर्जन केले या 3 दर्जन केले, पश्तो में उसे दर्जन कहते हैं, यो दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन। तो यहां पे यूनिट का मतलब मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। तो ये लीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है। तो मटेरियल हमने 160 केजी इनपुट किया, जिसकी कॉस्ट थी $2000। इस प्रोसेस पे हमारा लेबर का भी कुछ खर्चा आया $300 का, और एक्सपेंसेस भी $200 के लगे। तो टोटल हमारे एक्सपेंसेस खर्चे कितने हुए? टोटल कॉस्ट हमारी 2500 की लगी, और इनपुट कितना मटेरियल किया था? 160। तो हमने ऊपर अभी सीखा कि इनपुट और आउटपुट बराबर होना चाहिए, मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब यहां पे कोई लॉस तो नहीं हो रहा ना, तो इस प्रोसेस में हमने 160 केजी डाला और टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी इस पे? 2500। प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा तो प्रोसेस 1 में से निकालना होगा ना, तभी जाके प्रोसेस 2 में डालेंगे। अब जब प्रोसेस 1 में सामान हम डाल रहे थे, इनपुट कर रहे थे, तो डेबिट कर रहे थे, प्रोसेस 1 खत्म हो गया। अब यहां से निकाल के प्रोसेस 2 में डालेंगे ना, अब यहां से निकाल के प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा। तो अगर यहां सामान डाल रहे थे, इनपुट कर रहे थे, डेबिट साइड पे लिख रहे थे, तो वापस निकालने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन किस नाम से क्रेडिट करना पड़ेगा? हम कहेंगे ट्रांसफर हो रहा है, ये प्रोसेस 1 से आगे ट्रांसफर हो रहा है। ये कितना ट्रांसफर हो रहा है? वही 160 केजी, क्योंकि लॉस तो हुआ नहीं है, बगैर लॉस वाला अकाउंट बन रहा है। और टोटल वैल्यू क्या थी हमारी? इस पे $2500 लग चुके हैं। अब प्रोसेस 2 में जब ये जाएगा, प्रोसेस 2 में जब ये जाएगा, तो सबसे पहले ट्रांसफर के नाम से लिखा जाएगा,
क्यू ट्रांसफर के नाम से लिखा जाएगा ताकि आपको पता हो कि ये कोई ना कोई प्रोसेस गुजार के ये मटेरियल यहां पे आया है। अब कितना ट्रांसफर किया, यही प्रोसेस 2 में जाएगा 160, जिसकी टोटल कॉस्ट थी $2500। अब यहां पे हो सकता है मटेरियल का कुछ और खर्चा लगे हमारा, जैसे कि 40 kg मटेरियल और ऐड कर दिया जिसकी कॉस्ट थी 400। लेबर का भी कुछ और खर्चा हुआ 200 का, और 100 के एक्सपेंसेस भी लगे। तो यहां पे टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बनती है, मटेरियल इनपुट जो हमने किया है वो 200 kgs हो गए, और 400 प्लस 2500 2900, 25 प्लस 4 29 प्लस 200 प्लस 100 मतलब 3200 टोटल कॉस्ट है। तो ये साइड भी इसी तरह आनी चाहिए। अब यहां पे हम सामान इनपुट कर रहे थे तो डेबिट कर रहे थे, जब ये प्रोसेस खत्म होगा यहां से सामान वापस निकाल के प्रोसेस 3 में डालेंगे ना, यहां से क्रेडिट करना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा, तभी प्रोसेस 3 में डालेंगे। तो हम लिखेंगे ट्रांसफर 200, क्योंकि हम बगैर लॉस वाला अकाउंट बना रहे हैं। और किस वैल्यू के साथ आगे जाएगा, 3200 के साथ। तो बच्चे ये था प्रोसेस अकाउंट विदाउट लॉस। अब जरा पढ़ते हैं कि अगर आपको नॉर्मल लॉस हो रहा हो तो उसके लिए अकाउंट कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले यहां पे बुक की एक इलस्ट्रेशन है, वो सीखते हैं। इलस्ट्रेशन में कहा गया है 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। देखो बच्चे यहां कहा गया है कि द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू प्रोसेस 2। ये प्रोसेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है। प्रोसेस 2 के लिए डेटा गिवन है। वो कहते हैं कि मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 से जो मटेरियल ट्रांसफर होके आया है, मतलब यहां से जो यहां पे आया है वो कितना है 1000। तो यहां पे 1000 क्रेडिट हुआ होगा, तभी तो यहां पे 1000 डेबिट हुआ है, प्रोसेस 2 में आके ट्रांसफर हुआ है। आगे क्या कह रहे कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 टू प्रोसेस 3, यानी प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 पे जो ट्रांसफर हुआ है वो कितना है 1000, मतलब प्रोसेस 3 में 1000 ट्रांसफर हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि बैलेंस द यूनिट्स, मतलब ये बताओ कि प्रोसेस 2 से क्रेडिट कितना हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चे, यहां से 1000 क्रेडिट हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ होगा, तभी तो प्रोसेस 3 में 1000 गया है। तो इसका आंसर है 1000। अब नॉर्मल लॉस के लिए बच्चे पढ़ते हैं कि नॉर्मल लॉस अगर हो तो प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है बच्चे। उन्होंने अब नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं बच्चे। नॉर्मल लॉस, लॉस यानी कोई ना कोई आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये वो नुकसान है जो नॉर्मल है, जो होना ही होना है, जो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चे, आप जब घर में चाय बनाते हो तो पानी को हीट करना पड़ेगा कि नहीं, दूध को हीट करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आग लगाए बगैर, उसको हीट अप किए बगैर आप चाय बना सकते हो, नहीं बना सकते। लेकिन एक और हकीकत भी है, जब भी आप पानी या दूध को हीट दोगे, ठीक है, जब भी आप पानी या दूध को हीट दोगे तो वहां से कुछ ना कुछ पानी या दूध एवेपोरेट होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ लॉस होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ वेस्टेज होगी कि नहीं पानी या दूध की। लेकिन वो ऐसा लॉस है, ऐसी वेस्टेज है जिसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप मजबूर हो, चाय बनाने के लिए पानी या दूध को हीट करना पड़ेगा। और जब भी आप आग से पानी को हीट देते हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ एवेपोरेशन होगी होगी। तो आप मजबूर हो, ये एवेपोरेशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि नहीं, ये लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा कि नहीं, ये वेस्टेज बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि नहीं। तो आप इसे नॉर्मल कह देते हो कि हाँ ये तो होना ही होना है, ये तो नेचुरल है, इसके बगैर तो ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो नॉर्मल लॉस तो होगा ही होगा। तो वो लॉस जो नेचुरल है या जो बिल्कुल नॉर्मल है वो होता ही होता है, वो जनरली इसके बगैर ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता। ऐसे लॉस को हम नॉर्मल लॉस का नाम देते हैं। अब बच्चे यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम प्रोसेस 1 में 100 kg मटेरियल इनपुट करते हैं जिसकी वैल्यू है $1000, ठीक है, लेबर का खर्चा $500 लगा है और एक्सपेंसेस 100 के लगे, तो हमारा टोटल खर्चा कितना लगा है $2600 का। और टोटल इनपुट कितना किया है 100 kgs, दोनों साइड सेम होने चाहिए। अब वो लोग कहते हैं कि नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, जितना भी हम इनपुट करते हैं ना उसका 10% नॉर्मली लॉस हो जाता है। मतलब ये नॉर्मल है, जितनी यूनिट्स, जितना इनपुट हमने किया है उसका 10% वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्मल है, इसके बगैर ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो हमने कितना इनपुट किया है 100 kgs इनपुट किए हैं।
अब 100 केजीज का 10% कितना बनता है? 10 केजीज। मतलब हमारा जो नॉर्मल लॉस है वो 10 केजीज है। अब 100 में से 10 केजी अगर लॉस हो जाए तो हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, हम कितना सोच रहे हैं, हमें क्या अंदाजा है कि कितना हमें मिलेगा? सिंपल सी बात है, देखो बच्चे 100 केजीज हमने इनपुट किया था, उसमें से जो नॉर्मली लॉस होना था नॉर्मल लॉस वाले को माइनस करो तो बकाया 90 केजीज तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे ना। तो हम वही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई 100 में से अगर 10 केजी लॉस हो गए तो बकाया 90 केजी मिलेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं? 90 केजीज। हमने 100 केजीज इनपुट किया और $2600 की कॉस्ट लगी। जब प्रोसेस खत्म हुआ तो हमें पता चला कि 10 केजीज हमारा लॉस हुआ है और 90 केजीज हमें कंप्लीट होके मिल गए। मतलब इस प्रोसेस के थ्रू हमें जो ट्रांसफर एक्चुअल यूनिट्स मिले वो 90 है। अब यही अगले प्रोसेस में ट्रांसफर होंगे, किस कॉस्ट के साथ? इसी 2500 के साथ। अब यहां पे अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि सर जी जब इसमें से आपने नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हटा दिए तो उसकी कॉस्ट भी तो हटा दो। नहीं बच्चे, नॉर्मल लॉस की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों? देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल ये इस प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेट नहीं करता, खाली नॉर्मल लॉस की वैल्यू के बारे में समझाने के लिए कह रहा हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जांपल नहीं है, खाली समझाने के लिए कह रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप एक कारपेंटर को बुलाते हो कि मेरे लिए एक टेबल बनाओ। अब टेबल बनाने के लिए आप उसे एक डिजाइन भी बताते हो कि हाँ इस डिजाइन का होना चाहिए। तो क्या ये टेबल पहले से दरख्त पे इसी डिजाइन में लटका होता है? नहीं बच्चे, वहां से लकड़ियां काटनी पड़ती है, उनको एक खास तरतीब से एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उस शीट में कटिंग करनी होती है, तब जाके टेबल बनाते हैं। तो उसने 2000 रुपए की लकड़ी वो साथ लेके आया, ठीक है। अब उसमें से कटिंग वगैरह की और आपने जो डिजाइन बताया था वो डिजाइन तैयार करके दे दिया। अब वो जो कटिंग की तो कुछ ना कुछ तख्ते तो इधर उधर गिर जाते ना, कुछ ना कुछ लकड़ी तो वेस्ट होगी ही होगी ना। अब फॉर एग्जांपल 200 की लकड़ी वेस्ट हो गई तो क्या वो आपसे ये कहेगा कि भाई 2000 की लकड़ी लेके आया था लेकिन 200 का तो वैसे भी लॉस हो गया, वेस्ट हो गया, तो आप सिर्फ 1800 दो? नहीं, आपको 2000 ही देना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑर्डर दिया था तभी तो वो वेस्टेज हुआ है और वो तो नॉर्मल था। अगर ये कारपेंटर की गलती से ये लॉस हो रहा होता तो हाँ हम उसे कहते कि ये तो आपकी गलती है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन ये तो नॉर्मल है। अब अगर एक स्पेसिफिक शीट में से आप कुछ ना कुछ डिजाइन बनाओगे तो कुछ ना कुछ तख्ते तो वेस्ट होंगे ही होंगे ना। तो ये पैसा भी आप ही को देना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये टेबल तो आप ही के लिए बन रही थी ना। तो नॉर्मल लॉस अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। नॉर्मल लॉस की अगर वैल्यू यहां से माइनस करके लिख दूंगा तो मतलब मैं अपनी कॉस्ट को ही कम कर रहा हूं। तो कॉस्ट को क्यों कम करूं? क्योंकि मेरे बेचने यही 90 केजीज है। अब इस 90 केजी पे सारी की सारी कॉस्ट लगी हो तभी जाके दूसरे प्रोसेस में ये रिकवर होके आएगी। अगर मैं इस पे पूरी कॉस्ट ही ना डालूं तो मतलब मेरी कॉस्ट रिकवर ही नहीं होगी। अब नॉर्मल लॉस हुआ है, हमारी गलती से नहीं हुआ, ये प्रोसेस में होना ही था, तो इसके पैसे भी वही कस्टमर पे करेगा कि नहीं। हम नॉर्मल लॉस की वैल्यू यहां पे नहीं लिखते, नॉर्मल लॉस की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती बच्चे। फिर से बता रहा हूं, नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती। वजह क्योंकि ये नॉर्मल है, ये लॉस होना ही होना है, तो आप अपनी कॉस्ट में से ये वैल्यू कम नहीं कर सकते। ये सारे के सारे पैसे इसी यूनिट्स पे जो एक्चुअल यूनिट्स आए हैं उसी पे चार्ज करने होंगे। अब बच्चे प्रोसेस खत्म होने के बाद हमें क्या पता चला? 90 केजीज एक्चुअल में मिले, तो यही ट्रांसफर होके प्रोसेस 2 में आएंगे। तो हम प्रोसेस 2 में पहले लिखेंगे ट्रांसफर, ताकि हमें पता हो कि ये किसी ना किसी प्रोसेस से गुजर के आए हैं। कितने? 90 केजी ट्रांसफर हुए, किस वैल्यू के साथ? 2500 के साथ। अब यहां पे हमने कुछ मटेरियल का खर्चा और किया, लेट्स सपोज 15 केजी जिसकी वैल्यू थी 150, लेबर भी लगा है, ठीक है, 200 का, और एक्सपेंसेस भी हुए हैं 150 के। तो मालूम करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी है? 2500 प्लस 150 का और मटेरियल ऐड हुआ, 200 का लेबर लगा और 150 के एक्सपेंसेस लगे, तो टोटल कॉस्ट हमारी आई 3000। और टोटल यूनिट्स कितने हैं? 105। दोनों साइड्स बराबर होने चाहिए। अब वो कहते हैं कि नॉर्मल लॉस कितना होता है? 10%। अब 105% टोटल, हम 105 यूनिट्स हमने टोटल इनपुट किए थे, तो 105 का 10% कितना बनता है? 105 मल्टीप्लाइड बाय 10%, यानी हमारा जो नॉर्मल लॉस होगा वो कितना होगा? 10.5 केजी, जिसकी वैल्यू कोई नहीं होती। मतलब ट्रांसफर कितना होगा इसमें से?
हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं। अब सॉरी बच्चे, हमने 105 केजी इनपुट किया है और उसमें हमें पता है कि 110.5 केजी तो नॉर्मली लॉस हो ही जाता है, तो हम 94.5 केजीज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितना तो मिलेगा ही मिलेगा 94.5, और ये सारे के सारे पैसे इन्हीं पे चार्ज करेंगे क्योंकि इन्हीं को आगे बेच के ये पैसे रिकवर करवाने हैं। तो दोनों साइड्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं बच्चे? इसके लिए एक इलस्ट्रेशन है, ये करते हैं कि फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1। ठीक है, प्रोसेस 1 का अकाउंट बना रहे। मटेरियल कितना इनपुट किया है 1000 का। वो कहते हैं कि नॉर्मल लॉस कितना है 4%। दोनों साइड्स बराबर आने चाहिए। अब नॉर्मल लॉस 4% है तो 1000 का 4% कितना बनता है 40। तो मतलब अगर 1000 में से 40 लॉस हो जाएंगे तो बकाया हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं कि मिलेंगे कितने हमें 960। तो 960 और 40 वापस मिलके 1000, और इस साइड पे भी 1000। क्वेश्चन क्या पूछे कि कैलकुलेट द नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस 1। तो नॉर्मल लॉस 4% है, 4% टोटल कितना बनता है 1000 का 40 केजी, और यही आपका आंसर है बच्चे। अब हम पढ़ने लगे हैं नॉर्मल लॉस लेकिन स्क्रैप वैल्यू के साथ। मतलब हम पढ़ने लगे कि नॉर्मल लॉस को कब आप वैल्यू दे सकते हो। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि नॉर्मल लॉस की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर ये कोई ऐसा लॉस है जिसे आप आगे बेच सकते हो, अब इसको बेचने से कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना, तो वो वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा लॉस है जो बिक भी सकता है। समझाता हूं, अब फिर से बता रहा हूं बच्चे, एग्जांपल देने लगा हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जांपल नहीं है, खाली नॉर्मल लॉस की वैल्यू समझाने लगा हूं, स्क्रैप वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक जूस कॉर्नर है, एक जूस बेचने वाली शॉप है, ठीक है, जूस बेचते हैं। वो किस चीज का जूस बेचते हैं? लेट सपोज वो वाटरमेलन, तरबूज का जूस बेचते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि वाटरमेलन को काट के बीच में जितना भी वो हिस्सा है वो जूस में डालते हैं, और वो जो मोटा छिलका होता है ना उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो तो आप जूस में नहीं डाल सकते ना। अब इसी तरह वो जूसेस बना रहे थे। एक दिन एक चौधरी साहब आए और वो जाके कहते हैं कि मुझे ओनर से मिला। ओनर आता है, जी सर क्या कहना है? वो कहता है यार आप खुद को बिजनेसमैन कहते हो, ठीक हो? तो वो ओनर बहुत ही अजीब अंदाज में पूछता है कि सर हुआ क्या है, बहुत ही हैरान कर रहे हो आप मुझे, इस बात का मतलब क्या है आपका? तो कहते हैं कि ये जो आप इतने ये सारे वाटरमेलन की छिलके हैं इसको फेंक क्यों रहे हो? तो उसने मजाहिया अंदाज में कहा कि क्या करूं सर, आपके जूस में डाल दूं। अब जूस में तो मिडल वाला जो मेन हिस्सा है वही डालना पड़ेगा ना, छिलका तो नहीं डाल सकता। अगर आपको ज्यादा शौक है तो आपके जूस में खैर छिलका भी डाल लेते हैं। तो चौधरी साहब बहुत ही गुस्सा करके उनसे कहते हैं कि खबीस इंसान, खुदा गौर करे तुम्हारे कुत्तों को, कि भाई ये जो छिलका है ये आप बेचते क्यों नहीं हो? तो ओनर कहता है कि यार किस में बेचूं, आपने खरीदा है, आ जाओ ले जाओ, जो भी जितने भी छिलके हैं वो चाहिए, इस आज जितने भी छिलके आपने जमा करके रखे वो ले जाओ, मैं आज फेंकूंगा नहीं, आपको दे दूंगा, लेकिन करना क्या इसका? अब वो चौधरी साहब बड़े ही अंदाज में, कुछ अनोखे अंदाज में से कहते हैं कि यार मैं समझता था तू बिजनेसमैन है, ये क्या हरकतें करता फिर रहा है तू? खुदा के बंदे, ये जिस चीज को तू गंद समझ के फेंक रहा है ये जानवरों की खुराक है, तुम जैसे जानवरों की। अब ओनर हैरान हो गए कि इसका क्या मतलब? कहते हैं कि जनाब मेरा एक डेयरी फार्म है और वहां पे जो गाय भैंसे वगैरह है ना वो यही चीजें खाती हैं, तो आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जिसके पास ये जानवर हो तो उसको ये बेच दिया करो, इसके भी कुछ ना कुछ पैसे मिल लिया करेंगे आपको। अब ओनर बहुत ही हैरान हुआ, खुश हुआ कि यार मशवरा तो बहुत काम का दे रहा है। तो उसने माफी मांगी अपने रवैये की और चौधरी साहब से कहने लगे कि आपका वैसे भी डेयरी फार्म है, क्यों ना मैं आप ही से डील कर लूं, आपको जो भी चाहिए होगा, जितना चाहिए होगा, हम जमा करके सारे छिलके आप ही को बेचा करेंगे, आप क्यों नहीं खरीदते? तो चौधरी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, मुझे तो वैसे भी चाहिए होते, मैं तो डेयरी फार्म चलाता हूं, अब वहां वो जो गाय भैंसे हैं उनको कुछ ना कुछ तो खिलाना ही है ना, तो आप ही से लेके चला जाया करूंगा। अब क्या हुआ, ये लोग तो उसे नॉर्मल लॉस समझ रहे थे ना, क्योंकि ये तो छिलका है, हमारे किसी काम तो आना नहीं है, जूस में तो डाल नहीं सकते। लेकिन अब क्या होगा, वो जिसको ये नॉर्मल लॉस समझ रहे थे, फजूल समझ रहे थे, अब उसको भी बेच के कुछ ना कुछ पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं, उसको स्क्रैप करके कुछ ना कुछ कमाया जा सकता है कि नहीं।
तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आई कि नहीं बचे? तो स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी ना, रिकॉर्ड्स में मेंशन तो करना पड़ेगा कि जो हमारा नॉर्मल लॉस हुआ था उसको बेच के भी कुछ ना कुछ कमाया है हमने। तो ऐसे आप अपने नॉर्मल लॉसेस की कोई ना कोई वैल्यू सेट कर सकते हो। फिर बता रहा हूं बच्चे, नॉर्मल लॉस की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, इसको अगर स्क्रैप कर सकते हो तो स्क्रैप वैल्यू पे लिखोगे, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती इसकी। एग्जांपल करने लगे बच्चे कि नॉर्मल लॉस का अगर कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू हो तो प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है। बच्चे क्वेश्चन है कि मटेरियल आपने 100 केजी का इनपुट किया है, 1000 उसकी वैल्यू है मटेरियल की, 500 का लेबर लगा है, 100 के एक्सपेंसेस है, टोटल कॉस्ट आपकी 1600 आई है और इनपुट आपने 100 केजी किया है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि 8% का नॉर्मली लॉस होता है, आपको नॉर्मली 8% का लॉस होता है। तो 100 केजी का 8% कितना बनता है? 8 केजी। तो नॉर्मल लॉस हमारा हुआ 8 केजी, लेकिन पहले तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब ये जो नॉर्मली हमारा लॉस हो गया है, अब इसको मैं बेच सकता हूं कि नहीं, स्क्रैप कर सकता हूं कि नहीं, इसको स्क्रैप करके इसको बेच के कुछ ना कुछ पैसे कमा सकता हूं कि नहीं। कितने पैसे? इधर देखो बच्चे, ये स्क्रैप वैल्यू पर केजी कितनी दी है? $10 पर केजी, यानी एक केजी को बेच के $10 कमा सकते हो। अब 8 केजी का लॉस हुआ है तो इस 8 केजी को स्क्रैप करना पड़ेगा कि नहीं। इस 8 केजी को बेचकर कितने पैसे कमा सकता हूं? $80 कमा सकता हूं, $80। अब इस $80 की दो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, या तो डायरेक्ट P&L में ले जाके इसको इनकम रिकॉर्ड कर दो, या इसके जरिए अपनी ये कॉस्ट कम कर दो। समझाता हूं, दोनों सेम ही रिजल्ट्स देंगे आपको। या तो आप डायरेक्ट इसको $80 P&L में जाके क्रेडिट कर दो इनकम, लेकिन फिर जो आपका इस प्रोसेस में 1600 खर्चा हुआ है इसको भी टोटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, डेबिट करना पड़ेगा टोटली। तो क्लोजिंग क्या बन जाएगी? 1520। लेकिन अगर आप ये करो कि यहां पे अपनी कॉस्ट 1600 ना लिखो बल्कि 1520 लिख दो। क्यों? क्योंकि आप देखो, इधर देखो, आपने कॉस्ट कितनी इनकर की है? 1600, जिसमें से 80 तो वैसे भी आपको वापस रिकवर हो गए। जो आपका नॉर्मल लॉस हुआ था 8 केजी का, उसको बेच के वैसे भी $80 तो मिल ही गए ना। तो आप अपनी कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करोगे? 1520। अगर 1520 रिकॉर्ड करो तो फिर जब इस प्रोसेस के लिए की जो एक्सपेंसेस है उसको P&L में लेके जाओगे तो डायरेक्ट वही 1520 लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो बात फिर से वही आई, या क्लोजिंग के जरिए 1520 मालूम कर लो या डायरेक्ट 1520 रिकॉर्ड कर लो, तो दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं हमें कि नहीं ईयर एंड पे। अब देखो बच्चे, $80 तो वैसे भी रिकवर हो गए, तो और 8 केजी का हमारा लॉस हुआ। हमने इनपुट किए थे 100 यूनिट्स, जिसमें से 8 केजी लॉस हुआ, तो हमें एक्सपेक्ट कितना हो रहा है कि मिलेंगे कितने? 92 केजीज, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1520, क्योंकि $80 तो वैसे भी रिकवर हो गया। 1520 प्लस 80 वापस 1600 बना कि नहीं? 92 प्लस 8 वापस 100 बना कि नहीं? दोनों साइड्स इक्वल आए कि नहीं? अब ट्रांसफर कितना होगा? यही 92 केजी जो हमें एक्चुअल में मिला है, ये यहां पे ट्रांसफर होके प्रोसेस 2 में चला जाएगा। अब ट्रांसफर होगा 92 केजी, जिसकी वैल्यू है 1520। यहां हमारा मटेरियल लेट सपोज हमने 15 केजी मटेरियल इनपुट किया, या चलो 18 केजी का मटेरियल इनपुट किया, जिसकी कॉस्ट थी 180। चलो, लेबर हमारा खर्चा हुआ 300 का और एक्सपेंसेस हमारे लगे 100 के। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 1520 प्लस 180 मटेरियल का प्लस 300 लेबर का प्लस 100 एक्सपेंसेस के, तो 2100 टोटल हमारी कॉस्ट है। और टोटल यूनिट्स कितने हैं? 92 प्लस 18 इज इक्वल टू 110 लिख लेते हैं, प्लस 18 इज इक्वल टू 110 यूनिट्स। दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए था? 8 केजी का। अब टोटल इनपुट हमने कितना किया प्रोसेस 2 में? 110। अब 110 का 8% कितना बनता है? 8.8 केजी। तो नॉर्मल लॉस हमारा होना चाहिए था 8.8 केजी। एक किलो कितने का बिकता है? स्क्रैप कितने का होता है? $10 का। तो नॉर्मल लॉस की वैल्यू यहां पे स्क्रैप वैल्यू पे लिखना पड़ेगा नॉर्मल लॉस को कि नहीं। अब अगर 1 केजी $10 का बिकता है तो 8.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको बेचने से हमें $88 मिलने हैं। ठीक है, अब टोटल हमारा खर्चा था
$2100 का, ठीक है, उसमें से 88 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे भी स्क्रैप के जरिए रिकवर हो गए, तो वो क्यों लिख रहे हो, तो अपना खर्चा स्क्रैप के जरिए हम माइनस कर देते हैं। तो 2100 में से माइनस कर देंगे 88, जो कि बनता है 2012। अब 110 केजी हमने इनपुट किया था, जिसमें से 8.8 केजी लॉस हो गया, तो हमें मिलेगा कितना, 101.2 केजी, जो कि प्रोसेस 3 में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये नॉर्मल लॉस विद स्क्रैप वैल्यू का प्रोसेस अकाउंट था। अब हम देखेंगे बच्चे कि अगर हमें एबनॉर्मल लॉस हो रहा हो तो प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है बच्चे कि हमारा इनपुट कितना है, 100 केजी मटेरियल इनपुट किया जिसकी कॉस्ट थी 1500 का लेबर लगा है, 100 का एक्सपेंसेस हमारे लगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 1600, और इनपुट कितना किया है 100, तो दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। अच्छा, नॉर्मल लॉस वो कहते हैं कि 10% होना चाहिए था, जितना इनपुट किया है उसका 10% नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। अब 100 केजीज इनपुट किए तो उसका नॉर्मल लॉस कितना बनता है 10 केजीज। उसकी स्क्रैप वैल्यू वो कहते हैं कि एक एक यूनिट $11.5 का बिकता है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 इज इक्वल टू, इसको बेच के हमें $115 मिल सकते हैं। वो तो रिकॉर्ड कर लिए। आगे एक मिनट बच्चे, एक मिनट, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस अ बिट। अच्छा, अब हमें एक्सपेक्ट कितने हो रहे थे कि हमने 100 केजीज इनपुट किए हैं, ठीक है, 100 केजीज इनपुट किए हैं, उसमें से 10 केजी का लॉस हो गया, तो बकाया 90 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें मिलेंगे। देखो एक्सपेक्टेड यूनिट्स कैसे मालूम करते हैं, इनपुट हमने कितने किए थे 100 केजीज माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, ये एक्सपेक्टेड यूनिट्स का फार्मूला है। सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चे, फार्मूले की इसमें कोई बात ही नहीं है कि 100 यूनिट्स हमने इनपुट किए थे, उसमें से नॉर्मल लॉस जो हमारा होना था उसको माइनस करो, तो हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे, हमारा अंदाजा क्या था कि 90 केजी तो मिलना ही मिलना है, लेकिन हमें मिला कितना है, ट्रांसफर कितना हुआ है एक्चुअल में, प्रोसेस के आखिर में सिर्फ 85 केजी मिला है, लेकिन हमें एक्सपेक्ट कितना हो रहा था कि 90 केजी मिलेगा, लेकिन मिला कितना है 85, मतलब 5 केजी एक्स्ट्रा लॉस हुआ है कि नहीं, नॉर्मल लॉस के अलावा भी 5 केजी लॉस हुआ है कि नहीं, तो ये पहली बार हुआ होगा, हमारी किसी गलती की वजह से हुआ होगा, तो ये एबनॉर्मल लॉस हुआ कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल तो वो होता है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते वक्त लॉस होना ही होना है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये पहली बार हुआ है इसलिए एबनॉर्मल है कि नहीं, हमारी किसी गलती की वजह से हुआ होगा। तो 5 केजी का हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है 5 केजी। अब यहां पे देखो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसकी भी स्क्रैप वैल्यू निकाल लेते हैं। स्क्रैप तो करेंगे, लॉस है, ठीक है, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, स्क्रैप तो करेंगे, इसको बेच के पैसा तो कमाएंगे, लेकिन यहां पे वैल्यू इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि वो नॉर्मल था, वो लॉस आना ही आना है, वो तो होना ही होना है। ये एबनॉर्मल है, मतलब पहली बार आया है, आपकी गलती की वजह से आया है, हमारी गलती की वजह से आया है। अब जब ये हमारी गलती की वजह से आया है तो इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि नहीं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि नहीं, कि हमारी गलती की वजह से हमें कितने डॉलर्स का नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको ठीक तरीके से अपनी असल वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे, तब ही हम बार बार इसे स्टडी करके इस पे कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास इसकी ठीक ठाक रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी तो इसे स्टडी कैसे करेंगे, इस मसले पे कंट्रोल कैसे लेके आएंगे, बार बार इसी तरह एबनॉर्मल लॉसेस आते रहेंगे। तो इसको प्रॉपर अपने एग्जैक्ट वैल्यूज पे रिकॉर्ड करना होगा कि नहीं। अब अपने एग्जैक्ट वैल्यूज पे रिकॉर्ड करने के लिए एक केजी यानी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है वो मालूम करना होगा कि नहीं। तो जरा कॉस्ट पर यूनिट मालूम करते हैं, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। अब नेट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जिसमें से और कोई डिडक्शन नहीं हो सकती। तो नेट कॉस्ट कैसे मिलती है, टोटल जो इनपुट कॉस्ट है ना उसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस सिर्फ माइनस करोगे। देखो हमारी टोटल इनपुट कॉस्ट कितनी थी इस प्रोसेस पे, $1600 हमने इनपुट किए थे कॉस्ट, जिसमें से 115 तो वैसे भी रिकवर हो गया था ना स्क्रैप के जरिए। तो हम कहते हैं कि भाई ये तो वैसे भी रिकवर हो गया तो इसको अपने खर्चे में शुमार ना करो, तो वो माइनस कर दो। अब और तो कुछ माइनस नहीं किया जा सकता ना, तो नेट कॉस्ट आई कि नहीं, उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिलेगी। देखो
100 केजीज आपने इनपुट किए थे, इसमें से 115 वापस रिकवर हो गए 10 केजीज को लॉस पे, यानी 10 केजी को स्क्रैप करके। तो बकाया 90 का खर्चा आप क्या समझ रहे थे कि कितना होगा? 1600 में से 115 जो रिकवर हो गए वो माइनस कर दो, तो आप क्या सोच रहे थे कि 1485 बकाया 90 केजी की वैल्यू है कि नहीं? तो हम टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं, यहां पे एक्सपेक्टेड यूनिट्स वही है। अब एक्सपेक्टेड यूनिट्स हमने मालूम किए थे कि 90 है, तो हम नेट कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जिसमें से और कोई डिडक्शन नहीं हो सकती, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी, इसके अलावा तो और कोई डिडक्शन नहीं हो सकती ना, तो इसे नेट कॉस्ट कहते हैं। तो अक्सर बुक्स में फार्मूला या नोट्स में फार्मूला आपको मिलता है नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। नेट कॉस्ट का मतलब यही है कि जो इनपुट कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करो तो नेट कॉस्ट मिल जाएगी। तो 1485 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू $16.5 पर केजी। एक एक यूनिट की कॉस्ट मालूम हो गई कि नहीं? एक एक यूनिट की कॉस्ट मालूम हो गई। अब जब एक यूनिट मतलब एक केजी की कॉस्ट कितनी है? $16.5। तो 16.5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 85 से ताकि इन एक्चुअल ट्रांसफर्ड यूनिट्स की अपनी कॉस्ट मालूम हो। दैट इज $1402.5। ठीक है, फिर इसको 5 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एबनॉर्मल लॉस की भी अपनी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो। तो ये $82.5। अब इन सबको प्लस करते हैं, देखते हैं कि ये सब इक्वल आता है कि नहीं। 1402.5 प्लस 82.5 प्लस 115 जो कि स्क्रैप वैल्यू थी वापस 1600 बना कि नहीं? अच्छा, 85 प्लस 5 90 प्लस 10 वापस 100 यूनिट्स बन गए। तो सब इक्वल हो गया कि नहीं? बिल्कुल इक्वल हो गया। लेकिन यहां पे आप सोए हुए हो बच्चे, सोए हुए हो, क्वेश्चन पूछ नहीं रहे आप कि सर जी सबसे पहले आपने बताया कि प्रोसेस कॉस्टिंग की सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये उस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा जहां पे कॉस्ट पर यूनिट मालूम नहीं हो सकता, जहां पे कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। यहां पे कॉस्ट यूनिट कैसे फाइंड कर लिया? एक एक यूनिट की कॉस्ट कैसे फाइंड कर ली फिर आपने? सारे सोए हुए हो, सारे सोए हुए हो। जागो खुदा के बंदो, जागो जागो। लेक्चर लगा के कंबल में लेटे रहते हो आप लोग। देखो बच्चे, कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने के लिए अक्सर टीचर्स ये पॉइंट बताते नहीं है, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कंसेप्चुअली एक एक चीज को रीजनिंग करते हुए समझने की कोशिश करते हैं, उनके जहन में फिर ये क्वेश्चन गूंजता रहता है कि यार जब इस यहां प्रोसेस कॉस्टिंग करते हुए उस इंडस्ट्रीज में की जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग जहां कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, तो ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे मालूम हो गई? बच्चे ये कॉस्ट पर यूनिट है ही नहीं, ये कॉस्ट पर यूनिट है ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट मालूम करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स करना चाहिए। यहां टोटल यूनिट्स तो हमारे पास नहीं, हमने एक्सपेक्टेड यूनिट्स पे डिवाइड किया। एक्सपेक्टेड, अब एक्सपेक्टेड यानी हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी थी, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या एग्जैक्ट आ सकती है? जो हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या रिजल्ट एग्जैक्ट उसी तरह आते हैं? नहीं बच्चे, एग्जैक्ट उसी तरह आते तो यहां एबनॉर्मल लॉस होता ही नहीं। यहां तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 90 केजीज मिलेंगे, लेकिन एबनॉर्मल लॉस आया है, असल में 85 केजी मिले हैं। एबनॉर्मल गेन भी तो आ सकता है, तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्चुअल तो वो चीज होती नहीं है। तो यहां हमने टोटल यूनिट्स पे नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड यूनिट्स पे डिवाइड किया। अब जो वैल्यू एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कैलकुलेट करके मिली है, क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है? नहीं बच्चे, तो ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं, इसका टोटल जो कंप्लीट जो नेम है वो है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होता है, ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं है बच्चे। ये जहन में बत्ती बना के डाल लो, ठीक है, जहां भी डालनी है, लेकिन याद रखना इस बात को, ठीक है ना बच्चे? हाँ, कि ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है, ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस के थ्रू कैलकुलेट होके आई है। एक्सपेक्टेशन एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं होते बच्चे। मैंने ये पॉइंट इसलिए पहले नहीं लिखा था क्योंकि इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता बेचारों को, जो सही पढ़ते नहीं है, जो खाली रट्टे लगाते हैं, उनका तो इस पे ध्यान ही नहीं जाता, और जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं उनको ये पॉइंट्स बहुत तंग करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। अब टीचर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आता नहीं है, नहीं, नाउजुबिल्लाह, ऐसा कोई फतवा ना लगा देना मेरे पे, लेकिन अक्सर वो ये सोचते हैं कि हम मैंने पढ़ा दिया एक आध बार, ये बेचारा घर जाके बुक रीडिंग भी कर लेगा तो आ जाएगा समझ। लेकिन आप हो माशाल्लाह। टॉपिक पे आओ बच्चे। अब हमें एक्चुअल में यूनिट्स कितने मिले हैं? 85। तो ये ही प्रोसेस 2 में जाके ट्रांसफर होंगे। अब ट्रांसफर कितने हुए होंगे? 85। अब
यहां पे एक और क्वेश्चन कि सर जी आप तो कहते थे कि नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यू होती नहीं है, आप कॉस्ट में से वो लॉस की वैल्यू माइनस नहीं करते। अब यहां जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, आपने इसकी वैल्यू साथ यहां पे ट्रांसफर नहीं की, सिर्फ जो ट्रांसफर यूनिट्स हो रहे हैं 85 kg उसी को ट्रांसफर करोगे, और जिस कॉस्ट पे जिस वैल्यू पे लिखे गए हैं एग्जैक्ट उसी वैल्यू को यहां पे शिफ्ट करोगे, यानी 1402.5। वो इसलिए बचे कि ये एबनॉर्मल लॉस है, मतलब पहली बार आया है। अगर पहली बार आया है, पहले नहीं होता था, मतलब हमारी किसी गलती की वजह से आया है। अब जब हमारी गलती है तो जितनी कॉस्ट, जितनी वैल्यू बनती थी वो टोटल कॉस्ट में से माइनस करना होगा, क्योंकि हमारी वजह से कस्टमर को क्यों पे करना पड़ेगा, ये तो हमारी गलती है ना, तो कस्टमर को तो पे नहीं करना पड़ेगा। अब ये कॉस्ट में से हम निकाल देते हैं कि भाई ये खर्चा साइड पे कर दो, इसको हम अपना एक्सपेंस समझेंगे, इसको प्रोडक्ट पे हम नहीं चार्ज करते, ये कस्टमर के खाते में नहीं डालते हम, क्योंकि हमारी गलती है, हमारी गलती वजह से ये लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस है, पहली बार आया है, तो हमारी वजह से कस्टमर को क्यों पे करना पड़े। तो इसकी कॉस्ट को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में से निकाल देते हैं, अपने एक्सपेंसेस में लिख देते हैं, P&L में एज एन एक्सपेंस इसको चार्ज कर दिया जाता है। समझ आ रही है बच्चे? तो जितने एक्चुअल यूनिट्स मिले 85 यूनिट्स, उनको ही ट्रांसफर किया जाएगा और अपने एक्चुअल वैल्यू के साथ। अब यहां पे हमने 5 kg मटेरियल और ऐड कर दिया, जिसकी कॉस्ट थी 50, लेबर $200 का लगा और एक्सपेंसेस भी $50 के लगे, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई 1402.5 प्लस 50 प्लस 200 प्लस, लेट सपोज इसको 50.5 कर देते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। वेट एक्सपेंसेस हमारे लगे हैं 50.5 के, ठीक है। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आई 1703 आई, ठीक है। और टोटल यूनिट्स कितने हैं इस प्रोसेस के 90, तो दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस वो कहते हैं कि 10% होना चाहिए। अब हमने इनपुट कितने किए 90 kgs, अब 90 kgs का 10% कितना बनता है 9 kgs, मतलब हमारा नॉर्मल लॉस जो है 9 kg का हुआ होगा, और एक kg कितने का बिकता है 11.5 का, तो 9 मल्टीप्लाई 11.5 इसकी टोटल स्क्रैप वैल्यू, यानी इसको बेचने से हमें कितने पैसे मिलेंगे 103.5। अच्छा, अब एक्सपेक्ट कितना हो रहा है हमें, एक मिनट बच्चे, हमने इनपुट किए थे 90 यूनिट्स, जिसमें से 9 kg तो लॉस हो गए, तो हम एक्सपेक्ट क्या करें कि 81 kg तो हमें मिलेगा ही ना, 81 kg मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें मिला कितना है सिर्फ 80 kgs, बकाया 1 kg किधर गया, वो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो उसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे 1 kg। अब ये जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और जो हमारा एबनॉर्मल तरीके से यानी पहली बार लॉस आया, जो हमारी गलती की वजह से लॉस आया, उसकी भी एक्चुअल वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जिसके लिए हम मालूम करेंगे वही एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जिसमें हम कहते हैं कि नेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। नेट कॉस्ट कैसे मालूम की जाती है, इस प्रोसेस पे जितना खर्चा लगा उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो तो वापस वैसे भी रिकवर हो चुका है। तो 1703 माइनस 103.5, क्योंकि वो तो रिकवर 103.5 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स जो कि 81 है, तो 1703 माइनस 103.5, तो ये बनता है 1599.5। इसको डिवाइड करेंगे 81 जो एक्सपेक्टेड यूनिट्स है, तो 19.746 $19.74 एक kg की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब जब 1 kg की कॉस्ट ये है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 kg से, ताकि ट्रांसफर यूनिट्स की एक्चुअल वैल्यू सामने आ जाए 1579.75। अब 1 kg की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इसकी वैल्यू आ जाए 19.74, ठीक है। अब इन सबको प्लस करेंगे, देखते हैं कि ये वापस टोटल होते हैं कि नहीं। 80 प्लस 1 81 प्लस 9 वो तो 90 बन गया। अब ये कॉस्ट को भी ऐड करते हैं, देखते हैं कितना है
1579.75 प्लस 19.74 प्लस 103.5 इज इक्वल टू 1702.99। अब 0.99 इसके साथ 0.0 ऐड करो, .01 की खाली ये कैलकुलेशन की वजह से वो पॉइंट्स के बाद जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे थे उसमें कोई माइनस प्लस हो जाता है, तो 0.01 का मसला था। तो मतलब ये वापस इक्वल हो गए हैं, 1703 दोनों साइड्स पे आ गए हैं। तो बच्चे ये थी ट्रीटमेंट एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल गेन की भी इसी तरह ट्रीटमेंट है, जरा सा चेंज आता है, वहां पे आपके लॉसेस नहीं होते, ठीक है, एबनॉर्मली कुछ ना कुछ वापस मिल रहा होता है, गेन हो रहा होता है। एबनॉर्मल के लिए पढ़ते हैं उससे पहले ये एबनॉर्मल लॉस का एक इलस्ट्रेशन है, वो देखते हैं क्या कहते हैं कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1। तो बनाते हैं प्रोसेस 1। कहते हैं कि इनपुट यूनिट्स कितने हैं मटेरियल 1000, नॉर्मल लॉस कितना है 4%। अब 1000 का नॉर्मल लॉस कितना बनता है 40 kgs, मतलब हमारे हिसाब से ट्रांसफर कितना होना चाहिए था 960, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि एक्चुअल आउटपुट जो मिला है, एक्चुअल आउटपुट 944 का मिला है। अब 960 में से 944 माइनस करो, ठीक है, तो 16 kg गायब है, वही आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है 16 kg का। अब 944 प्लस 16 इज इक्वल टू 960 प्लस 40, दोनों साइड्स बराबर हो गए 1000 और 1000। अब यहां क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस 40 नॉर्मल लॉस 40 kg है और एबनॉर्मल लॉस कितना है 16 kg। क्वेश्चन हल हो गया बच्चे। अब हम पढ़ने लगे हैं एबनॉर्मल गेन को। बच्चे वो कहते हैं कि 160 हमने इनपुट किया है, $2000 उसकी टोटल वैल्यू है, $300 की हमने लेबर का खर्चा किया है और 200 एक्सपेंसेस लगे हमारे। टोटल खर्चा जो हमारा हुआ है $2500 और इनपुट हमने 160 किया है। वेट, एक गलती मत करना बच्चे, एबनॉर्मल गेन के लिए पहले से अकाउंट्स के टोटल वैल्यूज मत लिखना, बताता हूं, खाली याद रखना है आपने। हमारा टोटल इनपुट कितना था 160 kgs, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और टोटल वैल्यूज हमने इनपुट कितनी की थी, टोटल वैल्यू 2500। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली 10% का लॉस होना चाहिए था, तो 160 यूनिट्स हमने इनपुट किए हैं, उसके हिसाब से नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए 16 kg हमने लिखा हुआ है, और एक kg की स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है 12.25, तो 12.25 मल्टीप्लाइड बाय 16, यानी इसको स्क्रैप करके $196 मिल सकते हैं हमें वापस, ठीक है। अब जरा अपने एक्सपेक्टेड यूनिट्स मालूम करते हैं। देखो बच्चे 160 हमने इनपुट किया था और नॉर्मल लॉस के मुताबिक 16 kg लॉस होना चाहिए था। अब 160 माइनस 16 इज इक्वल टू 144। एक्सपेक्ट कितना हो रहा था कि 144 kg तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिला कितना है 157 मिला है। 144 मिलना चाहिए था, 157 मिला है। तो जरा 157 से 144 माइनस करते हैं, माइनस 144, 13 kgs एक्स्ट्रा मिले हैं, 13 kgs एक्स्ट्रा मिले हैं। अब जो एक्स्ट्रा मिले हैं तो वो लॉस तो नहीं हुआ ना, वापस रिकवर हुए, वापस मिले हैं, ठीक है। अब मिले हैं तो फेंक तो नहीं सकते ना, अकाउंट से निकालेंगे तो नहीं। जो लीटर्स या जो केजीज हमें वापस मिले हैं उसे इसी प्रोसेस पे लगाएंगे ना, ताकि जो मटेरियल वापस गेन होके आया है इसी प्रोसेस पे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा आए। तो वो लगाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो हम एबनॉर्मल गेन को वापस डेबिट करते हैं, मतलब इसी प्रोसेस पे लगा देते हैं जो वापस हमें गेन होके आया है। $13 kg का गेन आया है। अब जो ट्रांसफर हुए हैं उनकी भी एक्चुअल वैल्यू लिखनी होती है और जो गेन आया है उसकी भी एक्चुअल वैल्यू लिखनी होती है। अब उसके लिए कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट मालूम करते हैं। फिर से बता रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है कॉस्ट पर यूनिट नहीं, ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होता है बच्चे। अच्छा, इंशाल्लाह ये लेक्चर्स लेने के बाद डिटेल से, ठीक तरह से, कंसेप्चुअल तरीके से, रटे लगा कर नहीं,
मैं दावे से कहता हूं बच्चे, आपके पास इतना मवाद होगा तो किसी के साथ भी आप बैठ के, ठीक है, डिस्कशन करने लगो ना, आप साफ आपको दिख रहा होगा कि भाई आपको कुछ आता है, आपने कुछ सीखा है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है। ये चैलेंज करता हूं मैं बच्चे, आप देख लेना। या तो आप मेरे ही स्टूडेंट से कोई ना कोई डिबेट कर रहे होंगे तो दोनों के पास सेम ही मवाद होगा, या किसी और टीचर के स्टूडेंट के साथ आप डिबेट करोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ आता होगा, कम कुछ भी नहीं आता होगा। चैलेंज है मेरा, इंशाल्लाह। तो गौर से देखो बच्चे, गौर से देखो। हमने इनपुट कॉस्ट कितनी लगाई थी? 2500, क्योंकि 2000 मटेरियल पे लगाया, 300 लेबर का और 200 एक्सपेंसेस के। 2500 हमारी कॉस्ट थी, जिसमें से 196 वापस रिकवर हो चुका है, तो वो माइनस कर देते हैं क्योंकि वो स्क्रैप वैल्यू के जरिए मिल चुका है। और हमारे एक्सपेक्टेड यूनिट्स कितने थे? 144। ठीक है, अब देखो बच्चे, 2500 माइनस 196 जो वापस रिकवर हो चुका है, तो मतलब नेट कॉस्ट हमारी कितनी है? 2304। तो 2304 को डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट पे, क्योंकि 144 है, मतलब एक केजी की कॉस्ट कितनी है? $16 की। अब $16 अगर एक केजी की कॉस्ट है, उसको पहले 157 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास ये ट्रांसफर यानी एक्चुअल आउटपुट जो हमारा है उसकी कॉस्ट आए। ठीक है, तो वो बनती है 2512। अब एक केजी की कॉस्ट को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एबनॉर्मल गेन की असल वैल्यू आ सके, 208। अब दोनों साइड्स को प्लस करके देखते हैं कि अकाउंट टोटल इक्वल आता है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आता है कि नहीं, इनपुट आउटपुट के बराबर आता है कि नहीं। आपके क्वेश्चंस बन रहे होंगे, वही क्वेश्चन समझाने लगूं जो आपके जहन में बन रहा है, लेकिन पहले अकाउंट बना ले फिर समझाता हूं। 2000 मटेरियल का खर्चा प्लस 300 लेबर का प्लस 200 एक्सपेंसेस के प्लस 208 आपका जो एबनॉर्मल गेन आया था, तो टोटल वैल्यू 2708 है। और टोटल यूनिट्स कितने? 160 आपने इनपुट किया था, 13 आपको गेन मिला है, तो 173। अब दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, 2708। अब जरा देखते हैं कि ये वापस इन सबको प्लस करके वापस ये बनता है कि नहीं। 157 यूनिट्स आपको एक्चुअली आउटपुट मिला था और 16 नॉर्मल लॉस था, इनको प्लस करके वापस 173 आ रहा है। कॉस्ट भी प्लस करते 2512 आपकी एक्चुअल आउटपुट की टोटल वैल्यू थी, प्लस नॉर्मल लॉस से स्क्रैप वैल्यू कितनी आ रही है? 196, उसको मिला के वापस 2708। तो दोनों साइड्स बराबर है कि नहीं। अब यहां पे आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने सोचा था कि 16 kg लॉस होगा, लेकिन हमें एबनॉर्मल तरीके से 13 kg तो वापस रिकवर हो गया ना, तो बस डायरेक्ट इस नॉर्मल लॉस को 3 kg लिख लो ना। आप वहां एबनॉर्मल गेन वहां फिर से ऐड क्यों कर रहे हो? ये अकाउंट बढ़ा क्यों रहे हो? ये तो जितना हमने इनपुट किया था उससे भी वैल्यूज बढ़ गई। देखो बच्चे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसके साथ ये ही मामला होता है। जितना गेन हुआ है तो वो नॉर्मल लॉस में से माइनस करते हैं और हम कहते हैं कि हाँ एक्चुअल में लॉस सिर्फ 3 kg हुआ है, बकाया 13 हमें एबनॉर्मल तरीके से गेन मिल गया था, वापस हमें रिकवर हो गए थे। लेकिन ये ट्रीटमेंट यहां पे नहीं करनी होगी, स्क्रैप अकाउंट में जाके करनी होगी। ठीक है, जो कि MA2 और F2 लेवल ट्रीटमेंट है। ठीक है, अब यहां पे एबनॉर्मल गेन क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? दोनों को एक साथ क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? बच्चे, एबनॉर्मल गेन आया है मतलब ये पहली बार हुआ है, इसलिए इसे एबनॉर्मल कह रहे हैं ना। अब पहली बार हुआ है, गेन हुआ है या लॉस हुआ है? गेन हुआ है, मतलब आपने कुछ ना कुछ रिकवर किया है, आपको इनकम आई है। ठीक है, अब आप चाहते हो ना कि बार बार इसी तरह गेन आता रहे, तो उसके लिए ये सब रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। नहीं, अरे आपको नॉर्मल लॉस भी लिखना पड़ेगा कि इस प्रोसेस को रिकॉर्ड करते वक्त तो हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे कि नॉर्मल लॉस कितना होगा और आउटपुट कितना मिलेगा, और असल में एबनॉर्मल तरीके से गेन कितना आया है, ये सब रिकॉर्ड करेंगे। अब सब रिकॉर्डेड होगा तभी आप इसको स्टडी करोगे ना, कि इसको बार बार स्टडी करने से आपको पता लगेगा कि हाँ इस प्रोसेस में ऐसी क्या एक्टिविटीज हुई थी, किस तरीके से ये परफॉर्म किया था कि आपको गेन मिला है। अब ये बार बार स्टडी करोगे तब ही आप इसको बेहतर कर सकते हो, हर बार आप इसी तरह गेन हासिल कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास ये रिकॉर्ड में होगा ही नहीं तो आप इसको स्टडी कैसे करोगे? तो इसलिए हम नॉर्मल लॉस की यूनिट्स भी रिकॉर्ड करते हैं और जो एबनॉर्मल तरीके से गेन आया है वो भी रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद इसके लिए जब स्क्रैप अकाउंट बनता है तब जाके दोनों को नेट ऑफ कर दिया जाता है और हम कहते हैं कि नहीं,
पूरे के पूरे 16 केजी को आपने स्क्रैप नहीं करना। यहां पे स्क्रैप वैल्यू लिखी है ना 196, मतलब इसको स्क्रैप करके कुछ ना कुछ पैसे कमाएंगे ना, बेचेंगे तभी स्क्रैप करेंगे। तो हम वहां पे फिर लिखते हैं कि नहीं, पूरे 16 केजी नहीं स्क्रैप करना, इसमें से 13 केजी तो वापस एबनॉर्मल गेन के जरिए मिल गए थे, तो बकाया जो 3 केजी है सिर्फ उसी को स्क्रैप करो। लेकिन वो ट्रीटमेंट F2 और MA2 लेवल की है बच्चे, तो वो आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी बच्चे। अब ये प्रोसेस 1 बन गया। अब प्रोसेस 2 में ट्रांसफर क्या होगा, अब देखो बच्चे गौर से जरा देखो, एक मिनट बच्चे, पेन नीचे गिर गया है। अब गौर से देखो बच्चे, 160 आपने इनपुट किया था, 13 आपको गेन मिला है, तो 173 हो गए ना। अब इस 173 में 16 लॉस हो गए, 173 में से 16 नॉर्मल लॉस हो गया, और बकाया 157 आपका ट्रांसफर हो रहा है। देखो इधर, अब इस 157 को प्रोसेस 2 में आप ट्रांसफर करोगे, 157 एग्जैक्ट अपनी ही वैल्यू पे, ठीक है, 2512। अब यहां पे मटेरियल हमने कुछ ऐड किया है, लेट सपोज 13 केजी, जिसकी वैल्यू थी 1338, ठीक है। अच्छा, लेबर हमारा खर्चा लगा है 200 का, और एक्सपेंसेस हमारे 100 के हुए हैं। अब इस सारे खर्चे को प्लस करते हैं, 2512 प्लस 1338, एक मिनट बच्चे, ये 138 है, ठीक है। $138 का हमारा और मटेरियल लगा है $138 का, प्लस 200 हमारा लेबर का खर्चा है, प्लस 100 हमारे एक्सपेंसेस हैं। लेकिन फिर से बता रहा हूं, एबनॉर्मल गेन बना का अकाउंट बनाते वक्त डायरेक्ट यहां पे वैल्यूज नहीं लिख देना, ठीक है। इसके लिए अलग कॉस्ट पर यूनिट मालूम करेंगे, अलग एक्सपेक्टेड यूनिट्स, क्योंकि ये प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 1 नहीं। अब हमारा इस प्रोसेस 2 पे टोटल खर्चा कितना लगा है, 2950 का, तो टोटल यहां पे लिख लोगे 2950 का, ठीक है। अच्छा, इनपुट टोटल यूनिट्स कितने किए, 157 प्लस 13, 157 पहले से ट्रांसफर हुए थे, और 13 केजी हमने और इनपुट किए, जिसके हिसाब से टोटल यूनिट्स कितने, हमारे इनपुट यूनिट्स कितने हैं, 170। अब वो कहते हैं कि नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, 10 केजी, तो 170 का 10 केजी कितना, 10% कितना बनता है, 17 केजी। अब अगर नॉर्मल लॉस 17 है और एक एक केजी को बेचने से कितने पैसे मिलते हैं, 12.25, तो हम 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 12.25 से, तो मतलब इसको स्क्रैप करने से 208.25 मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड यूनिट्स मालूम करते हैं। 170 हमने इनपुट किए थे, जिसमें नॉर्मल लॉस 17 केजी का हुआ, तो बकाया 163 हमें मिलने चाहिए थे कि नहीं, 17 लॉस हुआ, सॉरी 153, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कि 153 हमें मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना है, 160 यूनिट्स। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 170 केजी हमने इनपुट किया, जिसमें से 17 केजी तो लॉस हो जाएंगे ना नॉर्मली, बकाया जो 153 है वो मिलने थे, लेकिन असल में एक्चुअल आउटपुट कितना आया है, 160। 7 केजी एबनॉर्मली गेन हुआ है कि नहीं, तो उसको यहां पे अकाउंट में वापस डेबिट कर दोगे, 7 केजी। अब इस ट्रांसफर यूनिट्स की भी अपनी वैल्यू लिखनी होगी, और एबनॉर्मल गेन की भी असल वैल्यू लिखनी होगी, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद हो कि कितना गेन हुआ था और इस किस वैल्यू, कितनी डॉलर्स का गेन हुआ था। तो उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट मालूम करना होगा। टोटल कॉस्ट अभी तक जो हमारे इस अकाउंट पे लगा है, प्रोसेस पे लगा है 2950, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी रिकवर हो गया, 208.25, तो 2950 माइनस 208.25, तो 2741.75 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। तो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि 153 केजी मिलेगा, 153, तो इसके हिसाब से एक केजी की वैल्यू कितनी बनती है, 17.91।
अब अगर 1 kg की वैल्यू 17.91 है तो उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 160 से, ताकि इस एक्चुअल आउटपुट की वैल्यू सामने आ जाए 2867.18। अब 1 kg की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ताकि एबनॉर्मल गेन की भी असल वैल्यू आ जाए 125.43। अब दोनों साइड्स को प्लस करते हैं, देखते हैं कि इक्वल आते हैं या नहीं। देखो 157 यूनिट्स हम ट्रांसफर करके लाए थे प्रोसेस 1 से, 13 kg हमने और ऐड किए और 7 kg का गेन हुआ है। इन सबको प्लस करते हैं, 157 प्लस 13 प्लस 7 kg का गेन हुआ है, तो 177 यूनिट्स बने। दोनों साइड्स पे 177 आना चाहिए। क्या है यार। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट को भी ऐड करते हैं कि इनपुट कॉस्ट आउटपुट वैल्यू के बराबर है कि नहीं। $2512 के यूनिट्स हम ट्रांसफर करके लाए थे प्रोसेस 1 से, फिर $138 का मटेरियल इनपुट किया था, $200 का लेबर का खर्चा था, $100 के एक्सपेंसेस थे, प्लस 125.43 आपके एबनॉर्मल गेन की वैल्यू थी, तो 3075.43 टोटल वैल्यू है। देखते हैं उस साइड की वैल्यू एग्जैक्ट ये बन रही है कि नहीं। ट्रांसफर कितना हुआ है 2867 प्लस 208.25, वो कितना बन रहा है 3075.43। दोनों इक्वल बन रहे हैं, 3075.43 दोनों साइड्स बराबर आ रहे हैं। ये एबनॉर्मल गेन के लिए प्रोसेस अकाउंट था बच्चे, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। अब कुछ इलस्ट्रेशंस गिवन है बच्चे, ये जरा देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है। प्रोसेस 1 के लिए कुछ गिवन है, वो कहते हैं कि मटेरियल इनपुट कितना किया था 1000 यूनिट्स, ठीक है। नॉर्मल लॉस 4% था, तो 1000 का 4% कितना बनता है नॉर्मल लॉस, यानी 40 kgs का, ठीक है। एक्चुअल 960 मिलने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफर कितना हुआ है 980, तो बकाया 20 kg कहां से आया है, वो एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो ये यहां पर रिकॉर्ड हो गया एबनॉर्मल गेन। तो यहां 1000 प्लस 20, तो ये 1020 बन गया, और ये 980 प्लस 40 ये भी 1020 बन गया। दोनों साइड्स इक्वल हो गए, तो एबनॉर्मल गेन कितने का था 20 kg का था। अब बचे इलस्ट्रेशन टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3 पे आते हैं कि ये क्या कहते हैं। देखो यहां पे रिवर्स कैलकुलेशन गिवन है बच्चे, रिवर्स कैलकुलेशन गिवन है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था ना कि इनपुट और आउटपुट बराबर होना चाहिए। आउटपुट में वो आउटपुट भी जो एक्चुअल में फिनिश गुड्स की शक्ल में आया है, और वो आउटपुट भी जो आपका वेस्टेज हुआ है, लॉस हुआ है। तो लिखते हैं इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। दूसरे तरीके से लिखूं तो इनपुट इज इक्वल टू एक्चुअल यूनिट्स जो आपको फिनिश गुड्स की शक्ल में मिले हैं वो वाला आउटपुट, प्लस जो आपका लॉस हुआ है वो आउटपुट भी। अब क्वेश्चन में वो कहते हैं कि नॉर्मल लॉस कितना हुआ है 8% ऑफ इनपुट, यानी जितना आपने इनपुट किया है उसका 8% लॉस हुआ है, ठीक है। और एक्चुअल आउटपुट्स कितने 920। अब देखो इनपुट किसके बराबर है, एक्चुअल आउटपुट जो मिला है यूनिट्स और लॉस जो हुआ है। अब लॉस 8% है, तो ये एक्चुअल यूनिट्स कितने होंगे, ये 92% हो गए ना, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके ही इनपुट बनता है 100%। अब एक्चुअल यूनिट्स इन्होंने खुद दिए भी है कि 920 यूनिट्स है, और ये खुद है कितने परसेंट, 92%। तो हम 920 को वापस अगर डिवाइड कर दें 92 पे, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। अब हमें पता चला कि 1% 10 kg के बराबर है। अब 1% 10 kg के बराबर है, तो वो मांग क्या रहे, वो कह रहे कि कैलकुलेट द मटेरियल इनपुट। इनपुट कितना किया था, इनपुट खुद कितना परसेंट है, 100% है कि नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको पता चल गया कि हाँ
1000 यूनिट्स के बराबर है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 10 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई करो। 1% की वैल्यू अगर 10 यूनिट्स है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8% की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, मतलब जितना लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है 80 का। आप ये मालूम करो। अब 920 प्लस 80, इससे भी आपको 1000 ही मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 में कहते हैं कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस 1। अब यहां फिर से यही क्वेश्चन दोहराया गया है, लेकिन 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 यहां लॉस के साथ एबनॉर्मल लॉस भी गिवन है। देखो बच्चे, वो कह रहे हैं कि नॉर्मल लॉस कितना है, इनपुट का 10%, तो नॉर्मल लॉस तो 10% हुआ। एबनॉर्मल लॉस कितना है, इनपुट का 2%, तो 10 प्लस 2 12 हो गया। बकाया 88% एक्चुअल आउटपुट होगा कि नहीं, क्योंकि इन सबको मिला के इनपुट बनता है 100%। ठीक है। अब साथ में वो कहते हैं कि एक्चुअल आउटपुट 572 है, तो एक्चुअल आउटपुट दिया भी हुआ है और हमने खुद मालूम कर लिया इसको देखते हुए कि ये 88% है खुद। तो 572 और हमें पता है कि ये खुद 88% है, तो इसको 88 पे डिवाइड कर दो। 1% की वैल्यू आ गई कि नहीं। अब 1% की वैल्यू है 6.5 यूनिट्स। वो मांग क्या है कि कैलकुलेट द मटेरियल इनपुट, जितना इनपुट किया वो भी मालूम करो एंड एबनॉर्मल लॉस। देखो हमें 1% की वैल्यू मालूम हो गई और इनपुट खुद कितना परसेंट है, 100। तो 1% की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100% बन जाएगा। तो 100% कितना बनता है, 650। ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस का भी वो कह रहे हैं कि वो भी मालूम करो। एबनॉर्मल लॉस 2% था, तो 1% की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% आ जाएगा, 13। अब नॉर्मल लॉस कितना था वो भी मालूम कर लेते हैं। वो 10% था, तो 1% की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एबनॉर्मल लॉस भी आ जाएगा। तो इन दो सबको प्लस करके वापस यही 650 इस तरह भी आ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन हल हुआ। दैट वाज ऑल अबाउट प्रोसेस कॉस्टिंग बच्चे। इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग की डबल एंट्रीज है, लेकिन वो MA2 और F2 लेवल्स की ट्रीटमेंट्स है। इंशाल्लाह वो भी आपको सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी MA2 और F2 में। इसी तरह आसान करके स्लोली लॉजिक्स के साथ बच्चे।